मित्रों नमस्कार। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अवधेश प्रीत जी। मैं उनका स्वागत करता हूँ कार्यक्रम में, और इसी के साथ पाठकों को ये सूचना भी देता हूँ कि अभी हाल ही में अवधेश प्रीत जी का नया उपन्यास राजकमल प्रकाशन से छप कर आया है। और आप सभी लोग अवधेश प्रीत जी के लेखन से वाकिफ हैं, फिर भी एक औपचारिक परिचय मैं उनका पढ़ना चाहूँगा। कथाकार पत्रकार अवधेश प्रीत जी का जन्म 13 जनवरी 1958 को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के ताराव गांव में हुआ। पढ़ाई लिखाई की शुरुआत गांव से हुई। उच्च शिक्षा कुमाऊं विश्वविद्यालय उत्तराखंड से आपने प्राप्त की। साहित्य लेखन व रंग कर्म की शुरुआत ऊधम सिंह नगर से की। 1985 से बिहार में पत्रकारिता में आप लगे हुए हैं। इससे पहले आपका एक उपन्यास अशोक राजपथ प्रकाशित है। हस्तक्षेप, नृशंस, हम जमीन, कोहरे में कंदील, चांद के पार एक चाबी, ये आपके कहानी संग्रह हैं। देश की तमाम पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियाँ, लेख और समीक्षाएं प्रकाशित होती रहती हैं। कई कहानियों के अनुवाद उर्दू, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती में हो चुके हैं। अली मंजिल और अलभ्य कहानियों पर दूरदर्शन द्वारा टेलीफिल्म का निर्माण व प्रसारण भी किया गया। आप बनारसी प्रसाद भोजपुरी कथा सम्मान, सुरेंद्र चौधरी कथा सम्मान, विजय वर्मा कथा सम्मान, फणीश्वरनाथ नेहरू कथा सम्मान से आपको सम्मानित किया जा चुका है। मैं अवधेश प्रीत जी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और कुछ हमें अपने उपन्यास के बारे में ही बताएं और उसका एक अंश हमें पढ़ के सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम। और क्योंकि अभी मेरी तबीयत खराब थी, अभी हाल में ही मैं कोविड से उबरा हूँ, लेकिन पूरी तरह से वो कमजोरी गई नहीं है। तो वैसी स्थिति में कितनी दूर तक मैं साथ आपका दे पाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश मेरी है कि आपका आमंत्रण था तो मैं आज उपस्थित हूँ। और सबसे पहले तो किसी भी लेखक के लिए उसकी पुस्तक का प्रकाशन और ताजा ताजा उस पर बातचीत एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है, सुख का क्षण होता है। और जैसे कि आपने पाठकों को दिखाया, मैं भी एक बार दिखा दूं अपनी पुस्तक। जी जी जी। लिखा कि ये पुस्तक अभी अभी उपन्यास प्रकाशित हुआ है। मुझे लग रहा है शायद इसी महीने में ही ये उपन्यास प्रकाशित हुआ है। जी जी। और जिससे मैंने श्रम बहुत किया इस उपन्यास के लिखने में। एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि यह उपन्यास नहीं, पहले ये कहानी के रूप में लिखी गई है, एक रचना थी। मैंने एक लंबी कहानी इस पर ये लिखी थी इस विषय को लेकर के, और ये कहानी हंस में छपने के लिए भेजी गई थी राजेंद्र जी के पास। राजेंद्र यादव ने उस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे वापस करते हुए एक टिप्पणी दी थी कि अवधेश क्यों नहीं आप इसे उपन्यास में तब्दील करते। और मुझे लगा कि ठीक है, इसे उपन्यास में तब्दील करने का प्रयास करूंगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ अपनी गमे दुनिया गमे रोजगार का भी मामला रहा, कुछ आलस्य और कुछ तैयारी का अभाव भी, क्योंकि उपन्यास के लिए बड़ी तैयारी की जरूरत थी। यह सब मिला जुला करके काफी समय तक मामला चलता रहा। लेकिन एक मेरे मन में वो गूंज थी जिसे मैं किसी न किसी तरह से उसे लिखना चाहता था। फिर जब मैंने उपन्यास के कैनवास के रूप में जब सोचना शुरू किया तो इसका कैनवास काफी बड़ा होता गया। मैंने फिर इस पर शोध करना शुरू किया, इससे सामग्री जुटानी शुरू की। तो ये तो बहुत बड़ा उपन्यास है, मतलब औपन्यासिक फलक इसका निकल करके सामने आया। तो जिस वक्त मैं ये उपन्यास लिख रहा था उस वक्त दूर दूर तक मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी कि रूस और यूक्रेन सामने आएगा अभी हाल 22वें साल में, 21वीं सदी के 22वें साल में, और न्यूक्लियर हथियारों का खतरा, आसन्न खतरा पूरी दुनिया देखेगी जी। और उस आशंका में सहमी हुई होगी। अब ये संयोग हो सकता है, लेकिन उपन्यास से बहुत पहले से लिखा जा रहा था और इसी पृष्ठभूमि पर ये उपन्यास है। निश्चित ही इसमें प्रेम है, संवेदना है, मानवीय कल्याण और मनुष्यता की सुरक्षा की चिंताएं हैं, और वैश्विक जो न्यूक्लियर हथियारों की होड़ है उस पर सवाल है। प्रश्न यही है कि इस दुनिया को हम न्यूक्लियर हथियारों की होड़ में कहां ले जाना चाहते हैं। मनुष्यता बचेगी या नहीं बचेगी, मनुष्यता की हिफाजत होगी या नहीं, मनुष्यता की रक्षा की चिंता,
इस उपन्यास का केंद्रीय भाव है। और निश्चित ही जब परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था, भारत का परमाणु परीक्षण पोखरण में जब हुआ था, दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में जब हुआ था, तब मैं पत्रकारिता में था और पूरी चेतना के साथ वो सारी चीजें दर्ज थी। तो उसी वक्त इस कहानी ने एक आकार लेना शुरू किया था। यही थी, विश्व को विनाश चाहिए या सृजन चाहिए। ये सृजन और विनाश का द्वंद्व था जो आगे चल करके इस उपन्यास के रूप में सामने आता है। तो मैं इसकी पृष्ठभूमि ये जरूर कहना चाहूंगा, बहुत कुछ नहीं कहते, सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि लगभग 10 वर्ष इस उपन्यास की तैयारी और प्रकाशन में जो अवधि वो लगी है। और इस तरह से ये उपन्यास रूई लपेटिया, सबसे पहले मैं राजकमल प्रकाशन समूह को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत कम समय में यह उपन्यास प्रकाशित किया, और खास तौर से मित्र सत्यानंद निरुपम को उन्होंने अपने वादे के मुताबिक इस उपन्यास को उसी अवधि में प्रकाशित कर दिया जिस अवधि में उन्होंने इसे प्रकाशित करने का वादा किया था। तो पूरे प्रकाशन समूह को, अलिंद जी को, अशोक जी को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद उपन्यास के इस प्रकाशन के लिए। उपन्यास का एक अंश नहीं, एक दो अंश सुधारना चाहूंगा, क्योंकि यह उपन्यास विभिन्न तरीके के पेचोखम से गुजरता है और उस पेचोखम को समझने के लिए मैं पहला ही चैप्टर पहले शुरू कर रहा हूं, और छोटा सा चैप्टर है, छोटे छोटे 1-2 चैप्टर में पढ़ूंगा। विस्फोट इतना भीषण था कि अरुंधति के जिस्म के परखच्चे उड़ गए। रक्त के सैलाब में लगभग मांस के लोथ है, फर्श, सीलिंग, दीवार, दरवाजे, खिड़कियां, जिधर देखो मांस ही मांस, रक्त ही रक्त। अस्थि मज्जा कौन सा टुकड़ा किस अंग का हिस्सा है पहचानना मुश्किल। हाथ, पैर, पेट, पीठ, सिर, खोपड़ी कुछ भी सलामत नहीं। ऐसा कुछ भी शेष नहीं था जिसके होने से एक व्यक्ति की देह दशा का अनुमान लगाया जा सके या इस सच को साबित किया जा सके। ऐसा कुछ भी शेष नहीं था जिसके होने से एक व्यक्ति की देह दशा का अनुमान लगाया जा सके या इस सच को साबित किया जा सके कि यह खून और मांस अभी अभी थी। इस विस्फोट से पहले एक भावपूर्ण महिला अरुंधति के साबुत जिस्म के रूप में यहाँ मौजूद था। अपने ही जिस्म के टुकड़ों को न पहचान पाने की अजीब व्यवस्था थी। अरुंधति के लिए स्वीकार कर पाना कठिन हो रहा था कि वह ऐसी थी। महज मांस का लोथड़ा, गाढ़े लाल खून का थक्का भर, तो फिर वह क्या था जो उसके अंदर धड़कता था? खुशी के पलों में, दुख के वक्त में कहां से उमड़ आती थी बेपनाह खुशी और बेइंतहा उदासी? वह क्या था जो उसके सीने के भीतर धड़कता था और जिसके धड़कने के हजार हजार अर्थ हुआ करते थे? गहन गहवर रात की चुप्पी से घंटों बतियाता वो बातूनी दिल क्या सिर्फ मांस का लोथड़ा भी था? नहीं अरुण, मैं नहीं मानता। कल्लू उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता, दिल महज मांस का लोथड़ा नहीं, कुदरत की नेमत है, किसी भी दलील से परे। बात करते करते कल्लू एक बार ही शायराना हो जाता, अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी से तन्हा भी छोड़ दो। साइंस का दिमाग, शायर का दिल, हर बात में दलील और सबूत की बात करने वाला कल्लू, हर घटना में कार्यकारण ढूंढने वाला कल्लू दिल के मुकाम पर इस कदर जज्बाती हो जाता कि इस मामले में किसी दलील को मानने को ही इनकार कर देता। ऐसे में अरुंधति के लिए कल्लू को समझना मुश्किल होता। यही वजह है उसे छूने, पाने और पकड़ने की कोशिश में बार बार चूक जाती और स्वयं को हर बार किसी अजनबी वीराने में एक परछाई के पीछे भागती हुई पाती। इस बात का जिक्र पहली बार कल्लू से किया था तो उसने अपनी गहरी आवाज में कहा था, ऐसा बियाबान तो अक्सर मेरे सपने में आता है रूप। सपने में बियाबान? ऐसे सपने का क्या फलितार्थ होता है? तो अपनी स्मृति पर जोर देती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं हमारी गम्य इच्छाओं का रूपांतरण होते हैं सपने। तो कल्लू, तुम्हारे सपनों का मनोविज्ञान यह था, तुम्हारी इच्छाओं का अर्थात यही था। वह एक गहरी सांस भरती है, इसमें अफसोस और अवसाद का भारी बोझ था। इस खौफनाक मंजर से घबराकर उसने मांस के लोथों, खून के थक्कों और अस्थि मज्जा से बचकर निकलने की कोशिश की तो अचानक अपने दिल को तेजी से धड़कता पाकर छिटक गई। आश्चर्य हुआ कि इस भीषण विस्फोट के बावजूद ये दिल कैसे बचा रह गया है। तो क्या दिल महज मांस का लोथड़ा नहीं? एक और छोटा सा चैप्टर है। सुबह के अखबार में मुख्य पृष्ठ पर डॉक्टर कलीमुद्दीन अंसारी का इंटरव्यू छपा था। 2 कॉलम की तस्वीर के साथ 4 कॉलम में फैली हेडिंग थी, भयभीन हो न भी डॉक्टर अंसारी। अरुंधति ने तस्वीर गौर से देखी। यह कल्लू नहीं लग रहा था, बिल्कुल नहीं। आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा, चश्मे के पीछे धसी आंखें, माथे पर बिखरी लट, कनपटी के पास
बालों से झांकती सफेदी, कुल जमा जई भाव से भरा यह शख्स उसके देखे कल्लू से मेल नहीं खाता था। अरुंधति वार्डरोब में रखा पुराना एल्बम निकालकर एक एक कर पन्ने पलटने लगी। अचानक नजर एक फोटो पर जम गई। इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में अम्मा, बाबा और कल्लू के साथ वह भी खड़ी थी। कल्लू इंजीनियरिंग कॉलेज का युवा, खोई खोई आंखें, घने काले बाल, लंबी कलमें, हाफ स्वेटर, गले में मफलर। उसे अच्छी तरह याद है, यह फोटो दशहरा के मेले में अम्मा के कहने पर खिंचवाई गई थी। इंजीनियरिंग कॉलेज से कल्लू फर्स्ट सेमेस्टर ब्रेक के दौरान लौटा था। इन 7 दिनों में वे बार बार मिले, कई बार मिले, लेकिन कहीं कुछ ऐसा था जो मन में घुमड़ता रहा, लेकिन क्या, वो पकड़ में नहीं आ रहा था। कल्लू जब भी आता वह उससे हुलस कर मिलती, दोनों घंटों बातें करते। कल्लू जब अपने घर चला जाता, अरुंधति उसे याद करते हुए उसके फिर आने की आस में प्रतीक्षा करती। हर आहट पर चौकन्ना हो दरवाजे की ओर ताकती। कल्लू जब भी आता अपने कॉलेज की ढेरों बातें करता, अपनी भावी योजनाओं पर बात करने के दौरान तो जबरदस्त उत्साह से भरा होता। अगले सेमेस्टर से प्रैक्टिकल और लैब में काम की दस्ता बढ़ जाने का हवाला देता। वह ऐसी शुष्क बातें करते हुए कतई नहीं होता, लेकिन अरुंधति बोर होने लगती। कई बार उसे झुंझलाहट होती, ये आदमी इस कदर गैर रोमांटिक कैसे हो सकता है। यह ऐसा कश्मकश भरा समय था जिसमें हर दिन उसका मन डूबता उतराता, हर दिन किसी चमत्कार की उम्मीद पर टिका होता। कल्लू की छुट्टियां जैसे पलक झपकते खत्म हो गई थी। जिस समय वह विदा लेने आया था, अरुंधति नियमित आवाज रियाज में जुटी थी। उसे आया देख रियाज छोड़कर खड़ी हो गई। रुक क्यों गई? बजाओ बजाओ प्लीज, कल्लू ने बेहद मुलायम स्वर में आग्रह किया। बजाऊं ताकि तुम मजाक बनाओ? अरुंधति हंसी। ऐसा मत कहो अरु, ऐसा मत कहो अरु, तुम पखावा बजाते हुए सुरमई लगती हो। कल्लू को शायरान होते देख उसकी आंखें चौड़ी हो गई। सुरमई? अरुंधति का दिल धड़का, कपोल सुर्ख हो गया। पहली बार यह कल्लू को तुर्की ब तुर्की जवाब देने के बजाय बस मुस्कुरा कर रह गई। उसे चुप देख कल्लू ने टोका। क्या हुआ? बुरा मान गई? बुरा? जी में आया कहे। कल्लू तुम्हारी ये बोल तो मेरा चिर प्रतीक्षित प्राप्त है। प्रकट पर बात बदल गई। बाबा बाजार गए हैं, आते ही होंगे। अम्मा रसोई में है, बुलाती हूँ। कल्लू हैरान था, क्या हुआ इस लड़की को, इस तरह क्यों बिहेव कर रही है। अम्मा एक तस्तरी में मठरी और पानी का गिलास लेकर बाहर आई और कल्लू पर बरस पड़ी। अब फुर्सत मिला है, ले खाओ, तुमरे बदे मठरी शक्करपारा बनाओ है। अम्मा क्यों तकलीफ करती हैं, हॉस्टल में कुछ बचता कहाँ है, सारा का सारा दूसरे लड़के खा जाते हैं। हुआ तुमरे दोस्त सब पूछी हैं कि कल्लू घर से आवा है, काल आवा, तब का जवाब देबो। अम्मा के पीछे खड़ी अरुंधति ने आड़े हाथ हो लिया। अम्मा, इंजीनियर साहब बड़े आदमी हो गए, कहाँ उन्हें तुम ये देहाती पकवान दे रही हो। अरु प्लीज ऐसा मत कहो, मैं कल्लू हूँ, अम्मा बाबा का कल्लू। कल्लू एकदम से भावुक हुआ था। अब्बू के बाद इस परिवार के अलावा मेरा है ही। अरुंधति को एहसास हुआ कि उसने अनजाने ही कल्लू का दिल दुखा दिया है। तुरंत अपनी गलती का परिष्कार करते हुए दोनों हाथों को कानों से लगाकर माफी मांगी। सामने से आते बाबा पास पहुंचकर बोले, क्या बात है, पूरी महफिल जमी है। कल्लू कहत रहे कि मठरी बनावे की क्या जरूरत रही, अब आप ही इनका समझा में। अम्मा ने लाड़ दिखाया। बाबा के दोनों हाथों में 2 थैले थे। थैलों को वहीं चौकी पर रखकर वह स्वयं भी उसी पर बैठ गए और गमछे से पसीना पोंछते हुए बोले, कल्लू तुम्हारी अम्मा का तो अम्मा जाने। हाँ, हम सत्तू, चूड़ा, बिस्कुट, चाय, चीनी लाए हैं, वो सब याद से रख लेना। कल्लू की बोलती बंद। वह सिर झुकाए मठरी को उतरता रहा। बाबा ने पूछा, कितने बजे की ट्रेन है? 7 बजे की है। ठीक है, हम चलेंगे स्टेशन तुम्हें छोड़ने। बाबा उठकर अंदर चले गए। उनके पीछे अम्मा भी गई। अब वहां बस अरुंधति और कल्लू थे। उन दोनों के बीच सघन चुप्पी थी। ये पहली बार था कि दोनों साथ थे और किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। उन दोनों के बीच करीम आजिज का शेर सरगोशी कर रहा था। खामोशी में हर बात बन जाए है, जो बोले है दीवाना कहलाए है। कल्लू ने चुप्पी तोड़ी। अरु कहाँ खो गई, बोलोगी नहीं? रुक नहीं सकते, रुंती बेख्याली में बोली। एक प्रोजेक्ट फाइनल करना है अरु, देर हुई तो मेरी स्कॉलरशिप रुक जाएगी। फिर चुप्पी छा गई। अंदर से बाबा ने पुकारा, कल्लू सुनो। कल्लू अंदर गया। बाबा ने कुर्ते की जेब से रुपए निकालकर उसकी ओर बढ़ाया कि थोड़े पैसे हैं, संभाल कर रख लो। कल्लू के हाथ नहीं बढ़े। साहस जुटाकर बोला, बाबा मेरा वजीफा मंजूर हो गया है, एक ट्यूशन भी शुरू कर दी है, अब और पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल्लू एक ही सांस में बोल गया, मानो सांस टूटी की साहस टूटा। उसकी बात पूरी होने के साथ ही वहां सन्नाटा छा गया। बाबा का चेहरा कठोर हो गया था। साफ था कि वो भीतर से दुखी हैं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो आहत स्वर में बोले कि तुमने ठीक नहीं किया कल्लू, तुम्हें ट्यूशन करने की जरूरत नहीं थी बेटा।
हम पर भरोसा नहीं था क्या? नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। आज तक जो किया है सब आपने ही किया है। मैंने तो बस थोड़ा सा बोझ हल्का करने की कोशिश की है। कल्लू ने बात संभालने की कोशिश। अम्मा ने तत्काल आगे बढ़कर स्थिति संभाली। जाए बखत जतरा खराब करे की जरूरत ना हो। बच्चा जो बड़ा हो जात हो, अपन अच्छा बुरा समझे लागत हो। बेटवा, अपन समान सब सहेज लो। अम्मा से आशीर्वाद लेने के बाद कल्लू बाबा की ओर बढ़ा तो मैं उसे अखबारी में भर लिया। बाबा के कद को छूटा कल्लू बाबा से लिपट गया। बाबा उसकी पीठ पर तपाने लगे। वह उसे नहीं, स्वयं को आश्वस्त कर रहे हो। कभी कोई जरूरत हो तो संकोच मत करना। कल्लू इस तेजी से निकला कि कहीं कोई मोह माया उसके इरादे पर भारी न पड़ जाए। दरवाजे से लगी अरुंधति उदास आंखों से उसे जाते हुए देखती रही। कल्लू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अरुंधति के मन में निर्वात से यह क्षण अटका रह गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस बार ऐसा क्या हुआ कि कल्लू के जाने के बाद कुछ खोया खोया ऐसा लग रहा है। साज था, सुर था, लेकिन लय में नहीं था। अरुंधति का मन हल्की सी खलिश दिल में, निगाहों में उदासी। शायद यही होती है मोहब्बत की शुरुआत। पोखरण रेंज के ग्रामीणों की एक ही इच्छा है, उन्हें इस आपदा से बचाया जाए। सवाल था कि उन्हें कैसे बचाया जाए। सरकारी प्रयास तो निराश करने वाले हैं। जीने का अधिकार तो यहाँ के लोगों का भी उतना ही है जितना देश के किसी भी अन्य हिस्से में रहने वालों का। लेकिन यहाँ के नागरिकों के इसी अधिकार का अपहरण हो गया था। चंदन की हताशा के पीछे भी इसी अनदेखी का दर्द छिपा है। बहुत गुहार लगाई, लड़ाई लड़ी, लेकिन कहीं से कोई हिम्मत नजर नहीं आती। सरकारी महकमों के रवैये से हमें कोई आशा नहीं रही। कोर्ट से कितना न्याय मिल पाएगा और कब मिलेगा, यह भी अनिश्चय के गर्भ में है। मीडिया ने तो इस परमाणु विस्फोट का सिर्फ महिमा मंडन ही किया है। दुर्भाग्य है कि हम राष्ट्र प्रेम की वेदी पर बलि का बकरा बना दिए गए हैं। कुछ राष्ट्रभक्त नेताओं ने तो इस इलाके को शौर्य स्थल के रूप में चिन्हित का स्मारक बनाने की भी अपील की हुई है। उन्हें हमारी नियति नहीं दिख रही। वे तो पोखरण को टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित करने का सुझाव दे रहे हैं। दया ने उसे टोका, चंदन, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जिसका कोई भविष्य नहीं है? हमारे पास लड़ने के अलावा और विकल्प भी क्या है? चंदन के स्वर में थकान थी। मान लो कोर्ट ने गांव वालों के हक में निर्णय दे भी दिया तो हासिल क्या होगा? हद से हद कुछ रुपयों का मुआवजा। जो मरे उनकी एक सरकारी कीमत तय हो जाएगी और उनके परिजनों को उनके प्राणों के बदले बख्शीश मिल जाएगी। फिर क्या इस न्याय से अनचाही मौतों और असाध्य बीमारियों से आने वाली संततियों को बचाया जा सकेगा? दया का प्रश्न हथौड़े की माने ठक से बजा और चंदन के दिलो दिमाग की सारी चूल्हे हिल गई। दीप ने चौंक कर बया को देखा। बया की चिंता जायज थी, लेकिन दूसरा उपाय क्या है? जिन लोगों के सामने चलती फिरती जिंदगियों के लाले पड़े हों, वे ऐसी आदर्शवादी विमर्श कर क्या करेंगे? बया, तुम्हें नहीं लगता कि पीड़ितों को जान माल के नुकसान के लिए फौरी मदद मिलनी ही चाहिए? दीप ने दलील दी। मेरा यह आशय नहीं है दीप। कोई भी आर्थिक मदद तात्कालिक राहत है और वो मिलनी ही चाहिए, लेकिन ये मदद रेडिएशन के खतरे के बचाव का विकल्प नहीं है। रेडिएशन के बारे में जो शोध और तथ्य चंदन ने जुटाए हैं, डॉक्टर सज्जन सिंह और डॉक्टर आर के शर्मा के अध्ययनों से जो परिणाम निकलते हैं, उससे तो स्पष्ट है कि इस रेडिएशन का असर पीढ़ियों तक चलने वाला है। सोचो भी, यह खतरा कितना बड़ा है, कितना अमानवीय। हाँ, मैं हिरोशिमा और नागासाकी में हुए इस बम विस्फोट का असर आज भी बरकरार है। विकलांगता, आनुवांशिक बीमारियों के प्रभाव से वहां आज भी लोग पीड़ित हैं। कई पीढ़ियों पर रेडिएशन का असर बरकरार है। बमों के धमाकों की अनुभूति उनकी स्मृति में आज भी जिंदा है। रेडिएशन का अंजाम उनसे बेहतर कौन जानता है? शायद इसी वजह से वे बम बनाने की होड़ में शामिल नहीं हुए। चंदन अपनी जानकारियां साझा करते हुए अक्सर अतिरिक्त उत्तेजना से भर जाता है। जापानी हमारी सरकारों की तरह नहीं है, जो अपने नागरिकों को उनके हाल पर छोड़कर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ दें। वहाँ की सरकार और वहाँ का प्रशासन संवेदनशील है। उन्हें अपने नागरिकों की फिक्र है। वहाँ अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य और शोध कार्यक्रमों से ऐसे रेडिएशन के खतरों को न्यूनतम स्तर पर लाने में उन्हें कामयाबी मिली है। चंदन इस समस्या को लेकर बेहद संवेदनशील है। वह यहाँ आए तमाम वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से मिलता है, उनके विचारों से अवगत होता है। उससे बस यही अफसोस है, विभिन्न शोधों और दुनिया के अनुभवों के बावजूद अपने देश की सरकारों ने हमेशा तथ्य और वैज्ञानिक सुझावों को नजरअंदाज किया। उसने इस मसले को लेकर आसपास के गांवों के ग्रामीणों को एकजुट किया, विभिन्न मंचों पर उनकी बात उठाई है, लेकिन सरकारी स्तर पर जारी उपेक्षा से वह निराश है। वो अपनी नाराजगी कभी छुपाता नहीं है। दया में अपने नागरिकों के प्रति यह गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जानबूझ के किया गया अन्याय है। हम इसी अन्याय के प्रतिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा संघर्ष एक गांव के कुछ लोगों के लिए न्याय मांगने से शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे हमें इसकी भयावहता का पता चला, हमारे संघर्ष का दायरा बढ़ता गया। एक रोमांच से शुरू हुई बया और दीप इस यात्रा में
अचानक मिला चंदन उनकी जिंदगी का नजरिया बदल देने वाला गाइड निकला। पोखरण के क्रूर यथार्थ और उससे जुड़े अनपेक्षित अनुभवों से साक्षात्कार ने संगीत के इन शोधार्थियों का सुर बदल दिया था। आज चंदन से विदा लेते हुए बया और दीप उसके प्रति आभार से भरे थे। रज्जो ने बया के गले मिलकर भरे मन से गुजारिश की, दीदी हमारे राजू की सलामती के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करना, हम भी उनके दरबार में मत्था टेकने आएंगे। रज्जो के स्वर में इतनी पीड़ा थी कि बया का मन विचलित हो गया। बाबा वे में रज्जो को अखबारी में भर लिया। दोनों भगनी भाव से भीगती रही। स्त्री का स्त्री से ये मौन संवाद आदि अनंत अजस रहे। यह करुणापूरित हृदयों का संवाद था। वे जब एक दूसरे से अलग हुई, उनकी आंखों में थोड़ा जल और ज्यादा प्रेम था। वह जल बया की आंखों में आज भी अटका हुआ था। बया उस पीड़ा प्रांतर से लौट जरूर आई थी, लेकिन उसका मन वहीं छूट गया था। वह उसी धूसर बयार में भटक रही थी। उसे लग रहा था यह एक यात्रा भरनी थी, जहां से लौटा यात्री कुछ अनुभवों की पूंजी लेकर लौटता है और उम्र भर उनकी स्मृतियों को खसता रहता है। यह यात्रा तो जैसे उसके कायांतरण की यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान भले ही वह एक दृष्टा थी, लेकिन मन के गुल्लक में अंतिम दुख सिक्कों की तरह जमा होते रहे थे। निरीह बेबसियां चेतना पर निरंतर दस्तक दे रही थी। ईर्षा से भरी आंखें अब भी पीछा कर रही थी। इस बीच वो मजबूत दिखने की लाख कोशिश के बावजूद भीतर से कतरा कतरा मून सी जलती रही। आंसुओं के सैलाब मन के कछार में उमड़ते रहे हैं और धप धप करते रहे हैं सब्र के तीन किनारे। आज वो सारी बंदिशें भरभरा कर टूट गई थी। अरुंधति के पास आकर उसे महसूस हुआ कि यही वह वटवृक्ष है जिसके साये में बैठकर उस यातना यात्रा की थकान से राहत मिल सकती है। यही वह कंधा था जिससे टिक कर वह रो सकती थी। सीने में अटकी वह रुलाई आंखों में आकर लौटती रही। यह रुलाई नहीं थी, उसकी आत्मा का प्रक्षालन था। अरुंधति ने अपने कंधे पर टिके बया के सर को स्नेह से सहलाया। उसके बालों में उंगलियां फिराई और उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी सजल आंखों में उदासी घर किए बैठी थी। अरुंधति का कलेजा कट कर रह गया। ममता से उमड़ आई। पता नहीं क्यों इस लड़की के लिए उसके मन में हमेशा से एक अनकहा वात्सल्य रहा है। अपने स्निग्ध मुस्कुराहट से उसका मनोबल बढ़ाना चाहा। बया, करुणा हमारे मन को उदार बनाती है। दुनिया को मानवीय बनाने का स्रोत है करुणा। इस करुणा को क्रिएटिव बनाकर ही कोई बड़ा अर्थ दिया जा सकता है। भी मैं जिन अनुभवों से होकर गुजरी हूँ, उन्होंने मेरे मन को झकझोर कर रख दिया है। जिस क्रूर सच्चाई से रूबरू हुई हूँ, उसकी तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी बेबसी और मायूसी कि सरकार और सिस्टम पर से मेरा विश्वास उठ गया है। बया का चेहरा रुआंसा हो गया था। अपने भ्रम के टूटने और कोमल मन के आहत होने से असहज थी बया। इस जैसी संवेदनशील लड़की और भावपूर्ण कलाकार की यह बेचैनी स्वाभाविक थी। अरुंधति थोड़ी देर तक चुपचाप बया को देखती रही। उसकी मन स्थिति को भांपने की कोशिश में उसकी आंखों की राह उसका मौन पड़ती रही। इस वक्त बया को संबल की जरूरत थी। उसे संभालने की जरूरत थी। उसे उन भयावह स्मृतियों से बाहर आने में समय भी लगेगा, लेकिन उसके मन को थामे रहना जरूरी था। उसके भटकाव को ठहराव की जरूरत थी। वह जिन अनुभवों को लेकर लौटी है, उसके साथ उसे रचनात्मक संगति बैठाने की जरूरत थी। बया, राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बनने से पहले मनुष्य दुख, संताप और संत्रास को देखकर आहत हुए थे। उनसे मनुष्यों का ये दुखों की मर्मांतक परिणति देखी नहीं गई थी। इसकी वजह उनके अंतस में निहित करुणा थी। उनके कायांतरण की वजह यह करुणा ही थी। करुणा ने ही उन्हें उदार, मानवीय और परकातर बनाया। तुम्हारा यह कायांतरण भी क्या उसी करुणा से संभव नहीं हुआ है? बया के चेहरे पर उलझन के से भाव आए। आंखें सिकुड़ी और पेशानी पर बल पड़ गए। अरुंधति उसकी मनस्थिति भाप गई। बया, हम कलाकारों की पूंजी ही है करुणा। तुम जिस भावना से इतनी विह्वल हो, वो तुम्हारे कलाकार मन में व्याप्त वही करुणा है। यह करुणा प्राणी मात्र के मंगल का निमित्त है। भवभूति कहते हैं सभी रसों का आधार है करुणा। एको रस करुण युवा। तुम्हें अपने अंदर की इस करुणा का उपयोग मनुष्यता के मंगल के लिए करना है, तो अपनी कला को साधो। हाँ, इस साधना में कलाकार की यात्रा गहरी नहीं होती। उसे बाहर से भीतर और भीतर से बाहर की दो तरफा यात्रा करनी होती है। तुमने अभी बाहर से भीतर की यात्रा तय की है। भीतर से बाहर की तुम्हारी यात्रा शेष है। अपनी लंबी तकरीर को समेटते हुए अरुंधति ने ये शेर पढ़ा। वो आबले हैं पाँव में, फिर भी ऐ रह रहो, मंजिल की जुस्तजू है तो जारी रहे सफर। बया के होठों पर हल्की सी स्मृति उड़ी और उसके मन में व्याप्त द्वंद क्षण सा जान पड़ा। अरुंधति के कंधे पर अपनी कुर्ती टिकाए हुए बोली, दी आप सही कह रही हैं, शायद तभी पूरी होती है तुम्हारी यात्रा। अब तुम अपना शोध जल्द पूरा करो ताकि मैं तुमसे मुक्त हो जाऊं।
वो अरुंधति हंसी, मुक्ति और मुझसे वो तो कभी होने वाली नहीं। बया इतराई, दीप से बोलकर तुमसे अपना पीछा छुड़वा दी, अच्छा लड़का है। बया की मुस्कान में सोची थी। ओहो, तो कहाँ तक बात पहुंची? नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। उसके मन में क्या है मुझे नहीं पता, तेरे मन में क्या है वो तो स्पष्ट है ना। तो फिर तू ही बोल दो उससे दिल की बात। नहीं, ऐसा ना हो कि इजहार में देरी हो जाए। अरु के स्वर में कुछ खो जाने का मलाल था, शायद कुछ छूट जाने की कचोट थी। बया ने अरुंधति की हथेली कसकर खींच ली। दोनों अनुराग कृष्णा को चुपचाप महसूस। नाथ द्वारा के श्रीनाथ मंदिर और उसकी ड्योढ़ी पर परवान चढ़ी परवाज की थाप बया के मन प्राण नहीं बांध पा रही थी। बेहद श्रम से जुटाई गई जानकारियां, अखावज मर्मज्ञों के साक्षात्कार, दुर्लभ प्रमाण और संदर्भ सामग्री बेमानी लग रही थी। कई दिनों से अपने आप को सहेजने, ध्यान केंद्रित करने और संकल्प के साथ शोध कार्य में स्वयं को रमाने की उसकी सारी कोशिश नाकाम हो चुकी थी। इस बीच दीप को अपने शोध के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ गया था। कब तक लौटेगा कुछ तय नहीं। वह नहीं है तो बया को उसकी अनुपस्थिति कहीं ज्यादा खल रही है। उसके साथ की आदत जो पड़ गई है। अजीब बात है कि दोनों की आदतों में बहुत विषमता के बावजूद दीप का संग साथ उससे भाता है। वह खूब बोलती है, वाचाल है, लेकिन दीप शांत चित्त, धीर गंभीर। वह जन्मना पहाड़ी है तो उसका स्वभाव भी पहाड़ जैसा धीरोदात्त और अकुंठ है। मनुष्य की प्रकृति पर उसके परिवेश का कितना असर पड़ता है नहीं मालूम, लेकिन दीप पर तो जैसे 100% पड़ा है। वह एक अच्छा दोस्त, एक जिम्मेदार सहयोगी और केयरिंग इंसान है। उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह दूसरे को स्पेस देना जानता है। इतने दिन साथ रहते हुए उसके स्वभाव को देखना समझना आसान हुआ है, और अब जबकि वह नहीं है तो उसकी याद शिद्दत से आ रही है। वह होता तो उसके सहयोग से अपने शोध को गति दे पाती, शायद अपने मन को भी साध पाती। चैत जाते चैत की तपते दिन मनहूस उदासियों से मन को घेरे हुए थे। चारों ओर खालीपन था और ऐसे अनमने मौसम में अनमनी सी दया लाइब्रेरी में आ बैठी थी। के वासुदेव की पुस्तक संगीत शास्त्र लेकर बड़ी देर तक उलटती पुलटती रही। क्या देखना था, क्या ढूंढ रही, कुछ ध्यान नहीं। उसका ध्यान तो जैसे पोखरण की मरीचिकाओं में ही भटक रहा था। चंदन, रज्जो और उसके मासूम बेटे राजू की छवियां रह रहकर आ खड़ी होती। बेडौल सिरों वाली कोमल विष्णुई, शरीफा जान, कैंसर से जूझता राजन विष्णुई, ऐठी हड्डियों वाली आयशा, तिल मौत का इंतजार करती नैनी के चेहरे इसकी रिपट से उतरते ही नहीं थे। अचानक कुछ ख्याल आया और वह पत्र पत्रिकाओं के सेक्शन की ओर बढ़ गई। पुराने अखबारों की शेल्फ में रखी फाइलों को देखने लगी। मई 1998 की फाइल सेल्फ से बाहर निकालकर स्टडी टेबल पर बैठ गई। 12 मई के पहले पन्ने पर बैनर हेडिंग के साथ पोखरण में परमाणु विस्फोट की खबर छपी थी। विस्तार से छपे मुख्य समाचार के बीच में प्रधानमंत्री की तस्वीर भी लगी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, आनंद फानंद बुलाई गई प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री ने बताया कि आज दोपहर 3:45 पर भारत ने पोखरण में 3 भूमिगत पर परमाणु परीक्षण किए। मैं वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को इन कामयाब परीक्षणों के लिए बधाई देता हूँ। तो तस्वीर को गौर से देखने पर साफ लग रहा था। यह घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री का चेहरा कैमरे की फ्लैश लाइट से कहीं ज्यादा विजयोन्मत्त उल्लास से दमक रहा है। बया को वो दिन याद आ गया जब इस खबर से वह स्वयं भी गर्व से भरी हुई थी। उस वक्त मन किस कदर देशभक्ति के जज्बे से भरा हुआ था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अपने उस जज्बाती उत्साह की याद आते ही उसकी हंसी छूट गई। उफ, कितना बड़ा फरेब है ये कामयाबी। सभ्यता के माथे पर कलंक है ये परमाणु। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना अच्छा और प्रभावी पाठ हमें सुनाने के लिए। हाँ, मैंने कुछ अंश ऐसे पढ़े जहाँ से कहानी को थोड़ा स्पष्टता से देखा जा सकता है। बाकी मुझे तो लगता है कि इस उपन्यास को पढ़ने के बाद ही और जो लोगों की सभी पाठकों की जो प्रतिक्रिया आएगी उसका हम स्वागत करेंगे। जी जी, बल्कि मैं तो इस मन से अपने सभी पाठकों को, जितने लोग हमें सुन रहे थे, सभी से गुजारिश करता हूँ कि वो लोग उपन्यास पढ़ें और अपनी राय हम तक जरूर पहुँचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम। और मैं भी एक बार पुनः अपने पाठकों को और अपने श्रोताओं और अपने मित्रों को यह है उपन्यास और यह है इसका मुखड़ा, और इसमें विमर्श और विचार के बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जिन पर हमें आज की मनुष्यता के सामने बड़ा खतरा मंडरा रहा है न्यूक्लियर वेपन के रूप में। हम इस उपन्यास को सृजन और विनाश के मद्देनजर देखेंगे तो शायद बात कुछ स्पष्ट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए जो यहाँ जुड़े हैं उनको भी नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, हम पाठ सुना। जो लोग हमें सुन रहे थे उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग हमसे कार्यक्रम से जुड़ रहे। धन्यवाद।